तो आइए सुनते हैं आज की ये डरा देने वाली रोमांचक कहानी। कहानी को अंत तक जरूर सुनें ताकि आप भी आपके साथ होने वाली ऐसी ही किसी घटना से सावधान रहे और उसका समाधान भी आपको मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की ये कहानी। क्या होगा अगर कोई ऐसी औरत जिसे जिंदा जलाया गया था अब भी उसी घर की दीवारों के अंदर सांस ले रही हो। चंद्रपुर की उस पहाड़ी हवेली में लौटने वाले लोगों ने सोचा था कि वे बस एक पुराना घर खोल रहे हैं, पर उन्होंने दरअसल एक अधूरी कहानी जगा दी। अर्जुन को ठीक ठीक याद नहीं कि चंद्रपुर लौटने का फैसला कब पक्का हुआ था। शायद तब जब बोस्टन की सर्दियों में नौकरी छूटने के बाद उसे पहली बार अपने दादा की पुरानी चिट्ठियां याद आई थी, या फिर तब जब मीरा ने कहा था कि कहीं दूर जाकर शुरू से जीना शायद आसान होगा। अब इतने समय बाद पीछे मुड़कर देखे तो लगता है वह फैसला किसी ने उनसे करवाया था, जैसे रास्ता पहले से तय था और वे बस उस पर चलते चले गए। गांव में जब उनकी कार घुसी तो दोपहर का वक्त था, लेकिन हवा में शाम जैसा ठहराव था। लोग घरों से बाहर आए, मुस्कुराए, हाथ जोड़े। कुछ ने अर्जुन के दादा का नाम लिया, कुछ ने सिर्फ सिर हिलाया। सबके चेहरे पर स्वागत था, पर आंखों में हल्का सा संकोच भी, जैसे कोई बात हो जो वे कह नहीं पा रहे हों। अर्जुन ने तब इसे अपनी झिझक समझा। इतने साल बाद लौटना अजीब ही लगता है। अब सोचता है शायद झिझक उसकी नहीं थी। हवेली तक जाने वाला रास्ता सूखी घास और बबूल के पेड़ों से घिरा था। पहाड़ी की ढलान पर खड़ी वह इमारत दूर से ही अलग दिखती थी, बहुत बड़ी, बहुत चुप। मीरा ने कार से उतरते ही कहा था, इतनी बड़ी है पर कोई रहता क्यों नहीं? अर्जुन ने जवाब दिया था कि शहर चले गए सब, बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। पर मीरा ने दरवाजे की ओर देखते हुए कुछ देर और खामोशी रखी थी। मुख्य दरवाजा खोलने में वक्त लगा। ताला जंग खाया हुआ था, जैसे बरसों से छुआ न गया हो। जब कुंडी आखिरकार खुली तो उसकी आवाज अजीब तरह से लंबी गूंजी, खाली कमरों में घूमती हुई। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि खिड़कियां बंद थीं। वह ठंडक सीलन जैसी नहीं थी, उसमें कोई बासीपन नहीं था, बस ठंडी थी, बहुत ठंडी। पहले दिन सबने सफाई में समय लगाया। धूल हर जगह थी, मोटी जमी हुई, फर्नीचर पर, फर्श पर, दीवारों पर एक कमरा ऐसा था जहां धूल कम थी। मीरा ने दरवाजा खोलते ही नोटिस किया था। उसने अर्जुन को बुलाया भी था। अर्जुन ने हंसकर कहा, शायद हवा आती रही होगी, पर खिड़की अंदर से बंद थी। तब मीरा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बाद में उसने कई बार सोचा कि उसे उसी वक्त सवाल करना चाहिए था। विवान को घर पसंद आ गया था। बच्चे जल्दी अपनाते हैं, शायद जल्दी भूल भी जाते हैं। वह हर कमरे में दौड़ता, सीढ़ियों पर चढ़ता उतरता और बार बार कहता कि घर बहुत बड़ा है। दोपहर के बाद वह स्टोर रूम में चला गया। वहां पुरानी चीजें भरी थीं, बक्से, टूटी कुर्सियां, कुछ खिलौने। उसने एक जला हुआ लकड़ी का खिलौना उठाया और मीरा को दिखाते हुए कहा, मम्मा, ये किसी बच्चे का है, वो अभी भी यहीं है। मीरा ने हंसकर कहा, पुराना होगा बस। पर उसने खिलौना हाथ में लेते ही हल्की राख जैसी गंध महसूस की थी। वह गंध कुछ देर तक उंगलियों में रही। शाम तक गांव के कुछ लोग मिलने आए। उनमें हरिनारायण काका भी थे, बहुत बूढ़े, झुकी कमर, पर आवाज साफ। उन्होंने अर्जुन को ध्यान से देखा, फिर हवेली की ओर। बात करते करते जब दादा का जिक्र आया तो वे अचानक रुक गए। होंठ हिले, पर शब्द नहीं निकले। फिर उन्होंने विषय बदल दिया, खेतों की बात, मौसम की बात। जाते जाते उन्होंने बस इतना कहा, रात को दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना। यह सलाह सामान्य लग सकती थी, पर जिस तरह उन्होंने कहा उसमें सामान्य कुछ नहीं था। पहली रात सब थके हुए थे, जल्दी सो गए। कुछ देर तक सब ठीक रहा। फिर आधी रात के आसपास मीरा की आंख खुली। उसे लगा कोई आंगन में चल रहा है। मिट्टी खुरचने जैसी आवाज, धीमी, रुक रुक कर। उसने अर्जुन को जगाया। अर्जुन ने सुना, फिर कहा कि कोई जानवर होगा, यहां ऐसा होता है। वह बाहर नहीं गया, शायद जाना चाहिए था। मीरा को बाद में यही बात सबसे ज्यादा खलती रही। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई, लेकिन नींद पूरी तरह वापस नहीं आई। हवेली में रात का सन्नाटा अजीब था। शहरों में भी सन्नाटा होता है, पर उसमें दूर कहीं गाड़ियों की आवाज रहती है। यहां कुछ नहीं था, सिर्फ कभी कभी लकड़ी के सिकुड़ने की हल्की सी चरमराहट। सुबह होने पर सब सामान्य लगा। रोशनी में घर कम डरावना लगता है। अर्जुन ने खुद को यही समझाया। नाश्ता बनाया गया, खिड़कियां खोली गईं, हवा आई, पर दीवार पर एक काला धब्बा दिखा, सीढ़ियों के पास। कल वहां नहीं था, बहुत बड़ा भी नहीं था, जैसे धुएं का हल्का निशान।
अर्जुन ने सोचा शायद सफाई करते वक्त कुछ लगा होगा। उसने हाथ से छुआ, सूखा था, पर उंगलियों पर काली पाउडर जैसी चीज लगी। उसने पोंछ दिया, निशान हल्का हुआ, पूरी तरह गया नहीं। दिन बीतता गया। काम था, घर ठीक करना, सामान जमाना। व्यस्तता में बेचैनी थोड़ी पीछे चली जाती है, पर पूरी तरह नहीं। कभी कभी लगता जैसे कोई देख रहा हो, फिर लगता नहीं, ये नया घर है, आदत लग जाएगी। इंसान खुद को समझाने में माहिर होता है, खासकर तब जब सच मानने में डर हो। उस रात जब सब सोने गए तो मीरा को फिर वही एहसास हुआ। कमरे के बाहर किसी के धीमे कदम, बहुत हल्के, जैसे कोई नंगे पांव चले। उसने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, पर हवा में जली लकड़ी की हल्की गंध थी, बहुत हल्की, इतनी कि यकीन न हो कि सच में है। उसने दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन को नहीं जगाया। उसे लगा शायद वह जरूरत से ज्यादा सोच रही है। अब जब वह सब पीछे छूट चुका है, अर्जुन को लगता है कि वही छोटी छोटी चीजें असली थीं, वही जिन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया या देना नहीं चाहा। घर में कुछ बदल रहा था, धीरे धीरे, बिना आवाज किए, और वे सब उसमें रह रहे थे जैसे कुछ भी असामान्य न हो। सुबह तक सब फिर सामान्य दिखने लगता था, हमेशा की तरह। यही सबसे अजीब था। रात की बातें दिन में लगभग असंभव लगती, और दिन की सामान्यता रात को झूठी। कभी कभी अर्जुन सोचता है, अगर वे उसी पहले हफ्ते घर छोड़ देते तो शायद कुछ नहीं होता, या शायद जो होना था वह कहीं और होता। कहना मुश्किल है, यादें साफ नहीं हैं, बस एहसास रह गया है कि उस हवेली में कोई जाग रहा था और उसने उन्हें आते हुए देख लिया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बाद में समझ आया। उस समय तो बस इतना लगता था कि नया घर है, नई जगह है, थोड़ा समय लगेगा। पर कुछ घरों में समय नहीं लगता, वे इंतजार करते हैं, और जब कोई लौटता है तो वे पहचान लेते हैं। दीवार का वह काला धब्बा अगले दिन फिर थोड़ा बड़ा हो गया था। अर्जुन ने फिर पूछ दिया। इस बार भी पूरी तरह नहीं गया। उसने तब भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। विवान को बुखार तीसरे या चौथे दिन आया था, ठीक ठीक याद नहीं। शुरुआत में कुछ खास नहीं लगा। बच्चों को मौसम बदलने पर बुखार आ ही जाता है। मीरा ने माथा छूकर देखा तो हल्की गर्मी थी, पर जब उसने हाथ थोड़ी देर और रखा तो उसे अजीब लगा। माथा गर्म था, लेकिन हथेलियां और गर्दन के पीछे की त्वचा ठंडी, जैसे शरीर एक साथ दो अलग अलग तापमान में फंसा हो। उसने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने भी हाथ लगाया, फिर कहा कि शायद उसे ऐसा लग रहा है। थर्मामीटर ने सामान्य से थोड़ा ज्यादा ही दिखाया। उन्होंने दवा दे दी। शाम तक बुखार उतरा नहीं, पर बढ़ा भी नहीं। विवान शांत पड़ा रहा। पहले वह घर में भागता रहता था, हर चीज छूता, पूछता। उस दिन वह ज्यादा बोल नहीं रहा था। कभी कभी आंखें खोलकर छत देखता, फिर बंद कर लेता। मीरा ने सोचा कमजोरी है। उसने सूप बनाया, पर विवान ने बस 2 घूंट पिए। कमरे में हल्की सी गंध थी। पहले ध्यान नहीं गया, फिर लगा जैसे कहीं दूर लकड़ी जली हो। घर में कोई चूल्हा नहीं जल रहा था उस वक्त। उसने खिड़की खोली, हवा आई, गंध कुछ देर के लिए कम हो गई। रात को करीब 11 बजे सब सोने चले गए। अर्जुन थका हुआ था, जल्दी सो गया। मीरा बीच बीच में उठकर विवान को देखती रही। करीब 1 बजे के आसपास उसने सुना, बहुत धीमी आवाज, जैसे कोई नींद में बोल रहा हो। पहले लगा सपना होगा, फिर ध्यान से सुना। विवान कुछ बुदबुदा रहा था, शब्द साफ नहीं थे। वह पास झुकी, तब उसने पहली बार सुना, मत मत जलाओ। बहुत धीमे, जैसे गले में अटका हुआ हो। मीरा का दिल धक से रह गया। उसने उसे हिलाया। विवान ने आंखें खोली, पर पूरी तरह नहीं, जैसे किसी और जगह देख रहा हो। उसने पूछा, किससे बात कर रहे थे? विवान ने सिर हिलाया और करवट बदल ली। कुछ सेकंड बाद उसकी सांसें सामान्य हो गईं। मीरा काफी देर तक जागती रही। अर्जुन को जगाने का सोचा, फिर नहीं जगाया। सुबह बताएगी, उसने सोचा। सुबह जब रोशनी कमरे में आई तो सब कुछ सामान्य लगने लगा। बुखार हल्का था, विवान चुप था, पर डरावना कुछ नहीं लग रहा था। मीरा तकिया ठीक कर रही थी, तभी उसकी नजर पड़ी तकिए के कोने पर राख जैसी महीन धूल, बहुत कम, जैसे किसी ने उंगलियों से झाड़ दी हो। उसने उंगली से छुआ, सच में राख जैसी थी। उसने चारों ओर देखा, कमरे में कहीं कुछ जला नहीं था। उसने खिड़की की चौखट देखी, फर्श देखा, कुछ नहीं। उसने तकिया झाड़ दिया। उस वक्त उसने अर्जुन को नहीं बताया। अब सोचती है, बताना चाहिए था। दोपहर तक बुखार बना रहा। अर्जुन ने कहा, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। वे विवान को लेकर पास के कस्बे के अस्पताल गए। अस्पताल की सफेद दीवारें, तेज ट्यूबलाइट, दवाइयों की गंध, सब कुछ बहुत सामान्य था, शायद जरूरत से ज्यादा सामान्य। डॉक्टर ने जांच की, स्टेथोस्कोप लगाया, गला देखा, आंखों में टॉर्च डाली। रिपोर्ट के लिए खून लिया गया।
विवान ने हल्की सी आवाज में विरोध किया, फिर चुप हो गया। डॉक्टर ने कहा, वायरल लग रहा है। आवाज में भरोसा था, पर आंखों में थोड़ी देर के लिए ठहराव आया था, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। रिपोर्ट शाम तक आ गई, सब ठीक, कोई संक्रमण नहीं। डॉक्टर ने दवा लिख दी और आराम करने को कहा। जाते समय उसने एक बार फिर विवान को देखा, थोड़ा ज्यादा देर तक। वापसी में कार के अंदर अजीब सन्नाटा था, रास्ता खाली था। पहाड़ी के पास आते आते मौसम ठंडा हो गया। कार के शीशों पर हल्की धुंध जमने लगी। अर्जुन ने ऐसी बंद कर दिया। मीरा पीछे मुड़कर विवान को देख रही थी। वह खिड़की की ओर देख रहा था, बिना पलक झपकाए। तभी मीरा की नजर सामने के शीशे पर पड़ी। अंदर की तरफ हल्की नमी पर उंगलियों के निशान बन रहे थे, धीरे धीरे, जैसे किसी ने अंदर से लिखा हो। अर्जुन ने भी देखा। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप रहे। शब्द साफ नहीं थे, पर आकार ऐसा लग रहा था। घर। अर्जुन ने हाथ से शीशा पोंछ दिया। निशान फैल गए, गायब हो गए। उसने कहा, बच्चे ने किया होगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा। विवान पीछे चुप बैठा था। उसकी हथेलियां उसकी गोद में थीं। हवेली में लौटते ही हवा फिर वैसी ही लगी, ठंडी, बंद, जैसे घर उनके लौटने का इंतजार कर रहा हो। विवान को कमरे में लिटाया गया। कुछ देर सब ठीक रहा, फिर अचानक उसका शरीर कांपने लगा। बुखार जैसे एकदम बढ़ गया। उसका चेहरा लाल हो गया, फिर अजीब तरह से फीका। आंखें खुली तो उनमें लाली थी, पर वह रो नहीं रहा था। वह कमरे के एक कोने को देख रहा था, सीधे, लगातार। मीरा ने उसे पुकारा। उसने जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने उसके कंधे पकड़े। तब उसने धीरे से कहा, वो वहीं है। उसने उंगली से कोने की तरफ इशारा किया। वहां कुछ नहीं था, बस दीवार और एक पुरानी कुर्सी। शाम ढलने लगी। घर के भीतर अंधेरा जल्दी घिरता था। मीरा ने लाइटें जलाईं, फिर भी कुछ कोने पूरी तरह रोशन नहीं हुए। विवान की आंखें बीच बीच में उसी तरफ जाती, जैसे कोई खड़ा हो। उसने 2-3 बार मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान पूरी नहीं हुई। अर्जुन बेचैन होने लगा। उसने फिर डॉक्टर को फोन किया। नेटवर्क नहीं आया। उसने बाहर जाकर कोशिश की। हवा में सूखी घास की गंध थी, पर उसके पीछे कहीं जली चीज की हल्की महक भी थी। रात लंबी लगी। विवान को दवा दी गई। वह कुछ देर सोया, फिर जागा, फिर सोया। मीरा उसके पास बैठी रही। अर्जुन भी जागता रहा। समय धीरे चल रहा था। घड़ी दीवार पर टंगी थी, पुरानी, बंद। उन्होंने उसे ठीक नहीं कराया था अभी तक। फिर भी करीब 3 बजे के आसपास घर में घंटी की आवाज गूंजी। एक बार, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वही घड़ी। दोनों ने एक साथ उसकी ओर देखा। पेंडुलम हिल नहीं रहा था, पर आवाज आई थी, साफ, गूंजती हुई। उसके बाद कुछ सेकंड का भारी सन्नाटा, फिर जैसे कुछ नहीं हुआ। उस रात के बाद सुबह आने में बहुत देर लगी थी, या ऐसा लगा था। रोशनी आई तो सब थका हुआ था। विवान का बुखार थोड़ा कम था, पर वह बहुत चुप हो गया था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे आ गए थे। उसने नाश्ता नहीं किया, बस बैठा रहा। मीरा ने उसकी हथेली पकड़ी, ठंडी थी। उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। शायद कहने को कुछ था ही नहीं। दोपहर तक खबर फैल गई कि बच्चा बीमार है। गांव के 2-3 लोग देखने आए। उन्होंने दूर से देखा, पास नहीं आए। हरिनारायण काका भी आए। उन्होंने विवान को देखा, फिर अर्जुन की ओर। कुछ देर तक चुप रहे, जैसे शब्द ढूंढ रहे हों। फिर धीमे से बोले, डॉक्टर दिखाया? अर्जुन ने सिर हिलाया। काका ने फिर कुछ देर चुप रहकर कहा, पहाड़ी पर प्रेमनाथ बाबा हैं, कभी कभी दिखा देना चाहिए। उनकी आवाज में सलाह से ज्यादा झिझक थी, जैसे वे खुद भी पूरी तरह यकीन में नहीं हो, पर फिर भी कह रहे हों। अर्जुन ने तुरंत हामी नहीं भरी। उसने कहा, देखते हैं। पर उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। मीरा ने पहली बार बिना बहस किए उस सुझाव को गंभीरता से लिया। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में थकान और डर साथ थे। घर के अंदर हल्की राख जैसी गंध फिर से फैलने लगी थी। खिड़कियां खुली थीं, फिर भी। उस दिन शाम जल्दी उतर आई, और उसके साथ घर में एक ऐसा सन्नाटा भी जो खाली नहीं था, जैसे कोई सुन रहा हो, इंतजार कर रहा हो। और शायद यह वही दिन था जब उन्हें समझ लेना चाहिए था कि बात सिर्फ बुखार की नहीं है। सुबह पूरी तरह साफ नहीं थी जब वे पहाड़ी की तरफ निकले। धूप थी, पर फीकी। हवा सूखी घास को छूकर एक लगातार सरसराहट पैदा कर रही थी, जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट चल रही हो। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, फिर भी उस दिन अजीब तरह से खींचता चला गया। कार कुछ दूर तक ही जा सकी। आगे कच्चा रास्ता था। अर्जुन ने विवान को गोद में उठाया। उसका शरीर हल्का था, पर अजीब ठंडा। बुखार अभी भी था, फिर भी त्वचा ठंडी। मीरा पीछे पीछे चल रही थी। हर कुछ कदम पर मुड़कर नीचे गांव की तरफ देख लेती, जैसे वापस जाने का मन हो। रास्ते में कोई नहीं मिला,
सिर्फ हवा और कभी कभी किसी सूखे पेड़ की चरमराहट। दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी, बहुत धीमी। पहले लगा किसी ने बजाई होगी, फिर ध्यान आया इतनी देर तक एक ही लय में कौन बजाता है। आवाज हवा के साथ आती जाती रही। अर्जुन ने इस पर कुछ नहीं कहा, शायद सुना भी नहीं या सुनकर अनसुना कर दिया। आश्रम पहाड़ी के मोड़ पर था, पत्थर की छोटी सी इमारत जिसके बाहर राख का हल्का रंग जमीन पर फैला था। दरवाजा बंद था। अर्जुन ने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि अंदर से आवाज आई, भारी, खुरदुरी। फिर दरवाजा अचानक खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लंबे सफेद बाल, आंखें ढंसी हुई, पर देखने का तरीका बहुत सीधा। उसने पहले अर्जुन को नहीं देखा, उसकी नजर सीधे विवान पर गई। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा, फिर उसका चेहरा बदल गया, जैसे पहचान गया हो। उसने लगभग चिल्लाकर कहा, तू? फिर आवाज में डर भी था और गुस्सा भी। अर्जुन ठिठक गया। मीरा ने विवान को कसकर पकड़ लिया। बाबा ने एक कदम पीछे लिया, फिर दरवाजे से हटकर रास्ता दे दिया। अंदर लाओ, उसने धीरे से कहा, पर आवाज अभी भी कांप रही थी। आश्रम के अंदर धूप कम थी, दीवारों पर कालिख के निशान थे, पुराने, फैले हुए। कुछ जगह लकड़ी के टुकड़े रखे थे, जैसे आधे जले हों। हवा में धुएं और जली चीज की गंध थी, पर कोई आग नहीं जल रही थी। मीरा को अचानक उलझन सी हुई। उसने सोचा बाहर चली जाए, पर अर्जुन पहले ही अंदर आ चुका था। विवान की सांसें तेज थीं। वह आंखें खोलकर इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। बाबा ने बिना कुछ पूछे एक कटोरी में से राख उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे, या शायद मीरा को ऐसा लगा। उसने विवान के पास आकर कुछ मंत्र जैसे शब्द बुदबुदाए और राख उसके चेहरे की तरफ फेंक दी। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। विवान का शरीर अचानक अकड़ गया। वह अर्जुन की गोद से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ पैर बेतरतीब हिलने लगे। मीरा घबरा गई। उसने आगे बढ़कर उसे उठाने की कोशिश की, पर बाबा ने हाथ से रोक दिया। रुको, उसने कहा। उसकी आवाज अब सख्त थी। विवान का शरीर कुछ सेकंड तक कांपता रहा, फिर अचानक शांत हो गया, इतना शांत कि डर लगे। उसकी आंखें खुली, पर देखने का तरीका बदल गया था। उसने सीधे बाबा की तरफ देखा, और फिर उसके मुंह से जो आवाज निकली वह उसकी नहीं थी, भारी, खुरदुरी, जैसे गले में राख भरी हो। उसने कहा, प्रेमनाथ। बाबा का चेहरा सख्त हो गया। मीरा ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। सच में या डर की वजह से, कहना मुश्किल है, पर ठंड थी। वह आवाज फिर आई, पहचाना, इस बार धीमी पर साफ। विवान के होंठ हिल रहे थे, पर आवाज किसी और की थी। बाबा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े। उसकी आवाज तेज नहीं थी, पर लगातार थी। कमरे में जैसे कोई हल्की कंपन थी। बाहर की हवा की आवाज बंद सी हो गई, या शायद अंदर की आवाजें इतनी भर गईं कि बाहर सुनाई देना बंद हो गया। मीरा को लगा वह बेहोश हो जाएगी। उसने दीवार पकड़ ली। अर्जुन खड़ा था, पर जड़ सा। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने अपने बेटे को इस तरह नहीं देखा था। उसे लगा शायद यह कोई द्वारा है, कोई बीमारी। पर फिर वह आवाज फिर आई, तुम्हारे घर। और फिर कुछ ऐसा जो साफ नहीं सुना गया, जैसे शब्द बीच में टूट गए हों। कुछ देर बाद बाबा ने जोर से कुछ कहा, शायद मंत्र। फिर उसने फिर से राख उठाकर विवान के माथे पर लगाई। विवान का शरीर ढीला पड़ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में सन्नाटा लौट आया, बहुत भारी सन्नाटा। मीरा रो रही थी, पर आवाज दबाकर। अर्जुन ने विवान को उठाया। वह बेहोश था, पर सांस चल रही थी। उसका चेहरा सामान्य लग रहा था, या कम से कम पहले से कम डरावना। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर बाबा ने धीरे से कहा, जो है वह नया नहीं है। उसने अर्जुन की तरफ देखा। तुम्हारे घर से जुड़ा है। अर्जुन ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। बाबा ने फिर कहा, तुम्हारे दादा। और फिर रुक गया, जैसे तय कर रहा हो कितना कहना है। आखिर उसने कहा, एक औरत थी, गर्भ में बच्चा, उसे जिंदा जलाया गया था। कमरे में फिर वही गंध फैल गई, जली लकड़ी की, या शायद वह पहले से थी। अर्जुन को लगा जैसे कोई पुरानी याद सिर के पीछे से उभर रही हो। बचपन में सुनी अधूरी बातें, परिवार में कुछ विषय थे जिन पर चुप्पी रहती थी। उसने कभी ज्यादा पूछा नहीं। अब उसे लगा पूछना चाहिए था, बहुत पहले। उसने बाबा से कुछ पूछना चाहा, पर गला सूख गया। मीरा बस विवान को देख रही थी, उसका हाथ पकड़कर, जैसे कहीं फिर से छूट न जाए। बाबा ने कहा कि यह बात गांव में खुलकर कभी नहीं कही गई। पुरानी बातें हैं, उसने कहा, पर आवाज में थकान थी। पर कुछ बातें पुरानी नहीं होती। उसने विवान की तरफ देखा। यह बस शुरू है। उसने ऐसा ही कुछ कहा था, या शायद अर्जुन को बाद में ऐसा लगा। यादें साफ नहीं रहती ऐसे समय की। कुछ देर बाद विवान ने आंखें खोली।
उसने इधर उधर देखा, जैसे जागकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने मीरा को देखा और धीमे से कहा, घर चलें। उसकी आवाज सामान्य थी, बहुत सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मीरा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने रोया नहीं। शायद डर था कि रोएगी तो कुछ टूट जाएगा। जाने से पहले बाबा ने अर्जुन को अलग बुलाया, बहुत धीमे स्वर में कहा, ले जाओ, अभी शांत है पर खत्म नहीं हुआ। उसने यह भी कहा कि रातों पर ध्यान रखना और घर को खाली मत छोड़ना। या शायद उसने कुछ और कहा था। अर्जुन को अब ठीक ठीक याद नहीं, बस इतना याद है कि लौटते समय रास्ता पहले से ज्यादा लंबा लगा था। वापसी में मंदिर की घंटी फिर बज रही थी, वही लय, वही दूरी। अर्जुन ने एक बार पीछे मुड़कर आश्रम की तरफ देखा। दरवाजा बंद था, जैसे कोई था ही नहीं। उसने फिर आगे देखना शुरू किया। विवान उसकी गोद में सो रहा था। मीरा चुप थी। कार तक पहुंचने में जितना समय लगा उतना पहले नहीं लगा था। और उस दिन शायद पहली बार अर्जुन को लगा कि वे जो सोच रहे थे कि बस बुखार है, बस थकान है, वह बात उससे बड़ी है। पर कितनी बड़ी, यह वह अभी भी नहीं समझ पा रहा था। घर लौटते वक्त आसमान साफ था, फिर भी उसे लगा जैसे कुछ उनके साथ साथ चल रहा है, बहुत पास, दिखे बिना। क्या वह सच था या डर, यह तय करना मुश्किल था। और मुश्किल चीजों को लोग अक्सर बाद के लिए टाल देते हैं। हवेली लौटने के बाद शुरू के 2-3 दिन अजीब तरह से सामान्य रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विवान का बुखार उतर गया था, वह धीरे धीरे फिर से चलने फिरने लगा। मीरा ने राहत की सांस ली थी, अर्जुन ने भी। दोनों ने तय किया कि शायद पहाड़ी पर जो हुआ वह किसी तरह का दौरा था या डर का असर। वे खुद भी पूरी तरह यकीन में नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसी बात को पकड़ लिया जो आसान थी, सब ठीक हो रहा है। फिर भी घर की हवा बदल गई थी। ये बात वे दोनों मानते नहीं थे, पर महसूस करते थे। जली हुई लकड़ी की हल्की गंध अब स्थायी हो गई थी। पहले कभी कभी आती थी, अब हर समय रहती थी। इतनी हल्की कि कह सकें शायद वहम है, पर इतनी लगातार कि नजरअंदाज भी ना हो। मीरा ने कई बार रसोई, स्टोर रूम, यहां तक कि आंगन में भी देख लिया कि कहीं कुछ जला तो नहीं। कुछ नहीं मिला। खिड़कियां खुली रहती, फिर भी गंध रहती। विवान पहले जैसा चंचल नहीं हुआ। वह खेलता तो था, पर बीच बीच में ठहर जाता। कभी किसी खाली कोने की तरफ देखकर मुस्कुरा देता, जैसे कोई मजाक सुन लिया हो। मीरा ने 1-2 बार पूछा भी, क्या हुआ? वह कहता, कुछ नहीं, फिर खेल में लग जाता। एक बार उसने दीवार की तरफ देखकर धीरे से हाथ हिलाया। मीरा ने देखा, पर कुछ नहीं कहा। बाद में उसे लगा पूछना चाहिए था, पर हर बार वह खुद को समझा लेती, बच्चे कल्पना करते हैं। रातें सबसे मुश्किल होने लगी। दिन में घर सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही अंधेरा घिरता, सन्नाटा गाढ़ा हो जाता। एक रात मीरा की नींद किसी आवाज से खुली, बहुत धीमी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। शब्द साफ नहीं थे, भाषा पहचान में नहीं आती थी, बस सुर था, टूटा हुआ, खुरदुरा। आवाज बहुत पास से आई, जैसे कमरे के भीतर। मीरा ने उठकर चारों ओर देखा। अर्जुन सो रहा था, विवान भी। आवाज कुछ सेकंड बाद दूर चली गई, जैसे गलियारे में सरक गई हो। मीरा कुछ देर बैठी रही, फिर लेट गई। उसने अर्जुन को नहीं जगाया। सुबह उसने यह बात बताने का सोचा, फिर टाल दिया। धीरे धीरे दीवारों पर निशान दिखने लगे, बहुत हल्के, जैसे किसी ने कालिख भरे हाथ से छुआ हो। पहले सीढ़ियों के पास, फिर रसोई की दीवार पर। सुबह तक वे निशान गायब हो जाते। मीरा को लगता शायद रोशनी का भ्रम है। उसने एक दिन उंगली से छू कर देखा, कुछ नहीं लगा। अगले दिन फिर वही निशान थे, फिर सुबह नहीं थे। उसने अर्जुन को बताया। अर्जुन ने देखा भी, पर कहा कि शायद नमी की वजह से है। पुराने घरों में ऐसा होता है। उसने खुद को भी यही समझाया, पर हर बार निशान उसी ऊंचाई पर होते, जैसे किसी के हाथ। अर्जुन ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। उसने हवेली के पुराने कागज, बक्से, अलमारियां देखनी शुरू की। एक दिन उसे दादा के कुछ पुराने दस्तावेज मिले, जमीन के कागज, करारनामे और बीच में एक पुरानी फाइल। उसमें एक शिकायत की कॉपी थी, किसी औरत की चोरी के आरोप और गांव की पंचायत का जिक्र। केस दर्ज हुआ था, पर फिर अचानक बंद। तारीख अधूरी थी। नीचे किसी के हस्ताक्षर नहीं थे, जैसे किसी ने बीच में ही रोक दिया हो। अर्जुन देर तक उस कागज को देखता रहा। उसे याद आया कि परिवार में दादा के बारे में कुछ बातें कभी पूरी नहीं कही जाती थीं। वह फाइल उसने वापस रख दी, मीरा को नहीं बताया। शायद उसे लगा अभी बताना सही नहीं, या शायद वह खुद सामना नहीं करना चाहता था। एक रात बिजली चली गई। यह यहाँ आम बात थी, पर उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा गाढ़ा लगा। घर बड़ा था और बिना बिजली के उसके कोने गहरे हो जाते थे। अर्जुन ने टॉर्च ढूंढी, तभी रसोई से बर्तन खिसकने की आवाज आई।
बहुत साफ, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ सरका रहा हो। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। फिर अर्जुन टॉर्च लेकर रसोई की ओर गया। टॉर्च की रोशनी में सब अपनी जगह था। बर्तन वहीं रखे थे जहां दिन में रखे थे। फर्श पर कुछ नहीं। आवाज बंद हो चुकी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वापस कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात दोनों देर तक नहीं सो पाए। विवान के साथ कुछ छोटी छोटी बातें होने लगीं। वह कभी कभी अपनी हथेली को देखता रहता, जैसे वहां कुछ लिखा हो। एक दिन मीरा ने देखा कि उसकी हथेली पर लाल सा निशान है, गोल, जैसे हल्का जल गया हो। उसने पूछा तो विवान ने कहा, कुछ नहीं। उसने पानी से धोया, पर निशान कुछ देर तक रहा, फिर धीरे धीरे गायब हो गया। मीरा ने अर्जुन को दिखाया। अर्जुन ने देखा, पर तब तक निशान हल्का हो चुका था। उसने कहा, शायद कहीं छू गया होगा, पर घर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे वह जलता। दिन गुजरते गए, पर बेचैनी बनी रही, कभी बहुत हल्की, कभी अचानक तेज। मीरा अब रात को सोने से पहले दरवाजे 2 बार चेक करती, खिड़कियां बंद करती, फिर खोल देती, फिर बंद। उसे लगता हवा नहीं आती तो घुटन होगी, और आती है तो कोई अंदर आ जाएगा। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि किससे डर रही है, बस डर था। एक शाम उसने अर्जुन से कहा, हमें शायद कुछ दिन के लिए कहीं और चले जाना चाहिए। उसने धीरे से कहा था, जैसे खुद को भी यकीन न हो। अर्जुन चुप रहा। उसने तुरंत मना नहीं किया, पर हामी भी नहीं भरी। उसने कहा, देखते हैं। फिर उसने पैसे की बात की, काम की बात की, और यह भी कि अभी जाना ठीक नहीं। उसकी आवाज में थकान थी, शायद जिद भी, या डर कि अगर वे चले गए तो मानना पड़ेगा कि कुछ गलत है। मीरा ने उस दिन बहस नहीं की। वह बस खिड़की के पास खड़ी रही। बाहर अंधेरा उतर रहा था। हवा में वही जली हुई गंध थी। घर के अंदर सन्नाटा था। विवान अपने कमरे में था, शायद सो रहा था या जाग रहा था, पता नहीं। कुछ देर बाद मीरा ने महसूस किया कि घर के भीतर जैसे कोई धीमी चाल से चल रहा है, बहुत हल्का। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह पुराना घर है, आवाजें आती हैं, पर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। उस रात जब वे सोने गए, अर्जुन देर तक जागता रहा। उसे पुराने कागज याद आ रहे थे, दादा का चेहरा, अधूरी बातें, वह फाइल। उसने सोचा सुबह मीरा को बताएगा, फिर सोचा अभी नहीं। वह तय नहीं कर पा रहा था कि सच से भाग रहा है या उसे संभाल रहा है। घर के कोनों में वही गंध थी, बहुत हल्की, पर हर जगह, जैसे दीवारों में समा गई हो, और कहीं न कहीं बहुत धीमे, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि वे कब मानेंगे कि सब ठीक नहीं है। बाबा ने उन्हें दोबारा बुलाया था या अर्जुन खुद गया था, यह बात बाद में भी साफ नहीं रही। बस इतना याद है कि कुछ दिन बाद अर्जुन अकेला पहाड़ी पर गया। सुबह का वक्त था, धूप हल्की थी, पर हवा ठंडी। आश्रम पहले जैसा ही था, बस और शांत। बाबा बाहर नहीं आए। अर्जुन ने आवाज दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। बाबा की आंखें पहले से ज्यादा थकी हुई लगी। उन्होंने बिना पूछे कहा, वह गई नहीं है। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसने पूछा, कौन? बाबा ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस कहा, घर से बंधी है, बच्चा रास्ता है, बस। फिर कुछ देर तक दोनों चुप रहे। हवा में वही जली हुई गंध थी, यहां भी। बाबा ने कहा कि कुछ चीजें जमीन में रहती हैं, सिर्फ यादों में नहीं। अर्जुन ने उस वक्त सिर हिलाया, जैसे समझ गया हो, पर शायद वह समझ नहीं पाया था या समझना नहीं चाहता था। लौटते वक्त उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। उसने कदम तेज कर दिए। उस रात वह देर तक जागता रहा। मीरा सो गई थी, विवान भी। घर शांत था, पर वह शांति वैसी नहीं थी जो आराम दे। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और बाहर आंगन में चला गया, हवेली के पीछे की तरफ। उसे ठीक ठीक नहीं पता था कि वह क्या ढूंढ रहा है, बस बाबा की बात मन में घूम रही थी। जमीन में रहती हैं कुछ चीजें। उसने एक जगह टॉर्च रोकी, मिट्टी थोड़ी अलग दिख रही थी, शायद वहम था। फिर भी उसने फावड़ा उठाया, धीरे धीरे खोदने लगा। मिट्टी सूखी थी, पर नीचे जाते ही रंग बदल गया, गहरा काला। थोड़ी देर बाद उसे कुछ सख्त चीज लगी। उसने हाथ से हटाकर देखा, पुरानी चूड़ियों के टुकड़े, कांच जैसे, पर जले हुए, मिट्टी में दबे हुए। उसके हाथ कांप गए। उसने उन्हें वापस नहीं दबाया। कुछ देर वहीं बैठा रहा। हवा में गंध तेज हो गई थी, या उसे ऐसा लगा। वह चीजें लेकर अंदर नहीं गया, बस मिट्टी फिर से ढक दी, जैसे कुछ छिपाना हो, या जैसे वह सच देखने से बचना चाहता हो। बाद में उसे लगा शायद वहीं छोड़ देना गलती थी, शायद निकाल कर, पता नहीं। अब सोचने से क्या। उसी रात घर के भीतर आवाजें बढ़ गईं। पहले हल्की थी, अब साफ, कदमों की, जैसे कोई गलियारे में चल रहा हो, एक कमरे से दूसरे में। रुक रुक कर अर्जुन ने दरवाजा खोला। अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी में कुछ नहीं दिखा।
पर आवाज कुछ सेकंड पहले तक थी, फिर बंद। उसने सोचा हवा होगी, फिर खुद को समझाया कि लकड़ी का घर है, आवाजें आती हैं। वह वापस लेट गया, पर नींद नहीं आई। कभी कभी लगता था कि घर में 3 नहीं 4 लोग हैं, या शायद यह सिर्फ डर था, कहना मुश्किल है। एक शाम मीरा ने आवाज लगाई, विवान। कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा वह आंगन में होगा, नहीं था। कमरे देखे, सीढ़ियां देखी, अर्जुन भी खोजने लगा। कुछ मिनट ही हुए होंगे, पर समय लंबा लगा। आखिर स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा खुला दिखा। अंदर टॉर्च डाली तो विवान कोने में बैठा था। दीवार की तरफ देखकर धीमे धीमे कुछ बोल रहा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। अर्जुन ने उसे पुकारा। वह चुप हो गया, फिर धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें सामान्य थीं। उसने कहा, मैं खेल रहा था। मीरा ने उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, किससे बात कर रहे थे? विवान ने सिर हिलाया, किसी से नहीं। उसकी आवाज में झुंझलाहट नहीं थी, बस थकान थी। उसके बाद घर की पुरानी घड़ी चलने लगी। किसी ने उसे ठीक नहीं किया था। फिर भी एक शाम वह टिक टिक करने लगी, पहले धीमे, फिर साफ। हर रात वह एक ही समय पर रुक जाती, करीब 3 बजे। वही समय जब पहले भी कुछ हुआ था। अर्जुन ने कई बार देखा, घड़ी का पेंडुलम हिलता, फिर रुक जाता, जैसे किसी ने छुआ हो। उसने उसे उतारकर नीचे रखने का सोचा, फिर नहीं किया। शायद उसे डर था कि अगर छेड़ा तो कुछ और हो जाएगा। मीरा की नींद अब पूरी नहीं होती थी। एक रात उसने सपना देखा, या उसे लगा सपना था। एक औरत थी, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस जला हुआ सा। वह कुछ कह रही थी, शब्द पूरी तरह सुनाई नहीं दिए, बस एक वाक्य याद रहा, अभी पूरा नहीं हुआ। मीरा नींद से उठी तो उसका गला सूखा था। उसने अर्जुन को नहीं जगाया। सुबह उसने बताने का सोचा, फिर टाल दिया। दोनों अब बातें कम करने लगे थे, जैसे हर बात सच को थोड़ा और पास ले आएगी। अर्जुन अब समझने लगा था कि यह सिर्फ डराने की बात नहीं है, यह सिर्फ बच्चे की बीमारी नहीं, कुछ पुराना था जो खत्म नहीं हुआ था। उसने दादा के बारे में सोचना शुरू किया, उन बातों के बारे में जो कभी खुलकर नहीं कही गई। उसे लगा शायद उसे जानना होगा, सामना करना होगा, पर कैसे, यह साफ नहीं था। वह बाबा के पास फिर जाने का सोचता, फिर रुक जाता। हर फैसला भारी लगने लगा था। एक रात, आधी रात के बाद हवा अचानक ठंडी हो गई। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी पर्दे हल्के हिले। अर्जुन की आंख खुली। उसे लगा जैसे बाहर कुछ गिर रहा है, बहुत हल्की आवाज, जैसे राख। वह उठा, खिड़की से देखा, आंगन में सच में कुछ गिर रहा था, बहुत बारीक, हल्का। उसने दरवाजा खोला, बाहर कदम रखा। जमीन पर राख जैसी परत थी। उसने हाथ से छुआ, उंगलियां काली हो गईं। हवा में वही जली हुई गंध बहुत तेज थी। दूर कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे हवा के साथ आती हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर घर की तरफ देखा। अंदर सब शांत था। विवान अपने कमरे में था, सो रहा था। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या देख रहा है। आवाज कुछ सेकंड बाद बंद हो गई, राख गिरना भी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने दरवाजा बंद किया, वापस कमरे में आया। मीरा जाग रही थी। उसने पूछा, बाहर क्या है? अर्जुन ने कहा, कुछ नहीं। शायद उसे कहना चाहिए था, पर उसने नहीं कहा। उस रात के बाद घर और भारी लगने लगा, जैसे अब कोई चुप नहीं रहा, बस इंतजार कर रहा है कि वे कब मानेंगे कि यह खत्म नहीं हुआ। और शायद सच में यह खत्म नहीं हुआ था। तो ये थी हमारी आज की कहानी, चुड़ैल का बदला। कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वे बस चुप हो जाती हैं, जैसे राख के नीचे दबी हुई चिंगारी। चंद्रपुर की हवेली में जो हुआ वह शायद अब भी वहीं कहीं ठहरा है, दीवारों की दरारों में, पुराने आंगन की मिट्टी में, या किसी बंद कमरे की खामोशी में। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है कि हर अन्याय की एक याद होती है, और हर याद का अपना एक समय। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा बेचैन किया, थोड़ा सोचने पर मजबूर किया, या बस रात को कमरे की लाइट थोड़ी देर और जलाए रखने का मन कराया, तो समझिए कहानी अपना काम कर गई। फिर मिलेंगे एक और अजीब, अनसुनी और अंधेरी कहानी के साथ। तब तक खिड़कियां बंद करके सोइए, और अगर आधी रात को किसी के कदम सुनाई दें तो पहले यकीन कर लीजिए कि घर में सच में सिर्फ आप ही हैं।